डियर स्टूडेंट्स, मैं बजरंग मोरवाल पॉलिटिकल साइंस में नेट और एसआरएफ हूँ। मुझे कॉम्पिटिटिव क्लासेस में पढ़ाते हुए 8 साल का समय हो गया, यानी 8 साल का अनुभव रखता हूँ। और साथ में एग्रीगेट टीचिंग की अगर आप बात करें तो मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट टीचर भी रहा और उसके अलावा भी अलग अलग सरकारी सर्विसेज में चयनित भी हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपनी योग्यता और जो ज्ञान मैंने पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का अर्जित किया है, वो मैं दूसरों के साथ भी शेयर कर सकूं। इसलिए मैंने जो है कॉम्पिटिटिव क्लासेस में पढ़ाना स्टार्ट किया। अब ये वीडियो क्लासेस भी इसीलिए तैयार की जा रही है ताकि वो स्टूडेंट्स जिन्हें उचित तरीके से कॉम्पिटिटिव क्लासेस में तैयारी का अवसर नहीं मिलता या मिलता भी है तो टीचर क्वालिटी नहीं दे पाते, टीचर क्वालिटी भी दे पाते हैं तो हो सकता है आप जा नहीं पाए या कुछ और कारण रहे हों, यानी जो वंचित स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए इस वीडियो क्लास में बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने का अवसर है जिनसे आप आराम से प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान के बारे में आने वाले सभी सवालों का सही उत्तर दे सकते हैं। इसलिए हम भारत के संविधान की ये वीडियो क्लासेस की एक श्रृंखला सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। आज आपका ये पहला वीडियो है जिसमें हम भारत के संविधान के निर्माण के बारे में प्रारंभिक जानकारियां जुटाएंगे। एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, संविधान को लेकर के हमारे दिमाग में दो बातें रहती है। कुछ बच्चे तो नेगलेक्ट कर देते हैं, कहते हैं जी इसके सवाल तो याद नहीं होंगे, चलो छोड़ो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप पूरे वीडियो क्लासेस एक बार कंप्लीट करके देखिएगा, आपको निश्चित रूप से संविधान का न केवल अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा बल्कि आप अपने सभी सवालों के सही उत्तर दे पाएंगे। और दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स की परेशानी यह है कि उन्हें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भ्रांतियां बहुत ज्यादा है, कंफ्यूजन्स बहुत है, दिक्कतें बहुत आती है। ऐसा नहीं है, हमारा संविधान बड़ा ही सुस्पष्ट है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है और इसके हर एक प्रश्न का भी बिल्कुल सटीक और सही जवाब है। इसलिए कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको होने की। आप ये सोचो कि ये उलझा के रखेगा, सवालों के जवाब गलत होंगे, नहीं, अगर आप सही से इन्हें पढ़ोगे तो पूरे सवालों के सही जवाब देंगे। इसलिए हम आज से अभी से स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में। भारत का संविधान किसी भी देश का संविधान उसकी शासन प्रणाली, उसके जीवन मूल्यों और उसके जनता के अधिकारों का सबसे आधारभूत संग्रह ग्रंथ होता है। संविधान से हमें उस देश की शासन प्रणाली का ही नहीं अपितु लोगों के जीवन से संबंधित विचारधारा का भी पता चलता है। देखिए, जब हम संविधान की बात करें तो आज के विश्व में लिखित संविधान सबसे मायनेदार चीज है। आज सबसे मेन बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान, यानी कि भाई दुनिया का पहला लिखा हुआ संविधान किसका था, ये ध्यान रखना है। इसमें हम देखेंगे कि दुनिया का पहला जो लिखित संविधान था वो था संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी शॉर्ट में देखें तो अमेरिका का था। और ये जो संविधान था ये बनकर के तैयार हुआ था 1789 ईस्वी में। ये दुनिया का पहला लिखित संविधान था। फिर बात एक और उठती है कि एशिया में, अगर हम देखें कि एशिया में पहला लिखित संविधान कौन सा था तो उसका जवाब आएगा जापान। और जापान ने जी अपना संविधान तैयार कर लिया था 1860 ईस्वी में। यानी कि जब हम पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे उसी दौरान जापान में संविधान बनाने की बातें चल रही थी। और 1860 में 57 की अपने क्रांति करी 1857 की, उसके 3 साल बाद ही 1860 में एशिया का पहला लिखित संविधान बन गया था।
अब हम अंतिमतः बात करेंगे भारत के संविधान की। देखो, हमारे देश का संविधान तो हमें पता है कि लिखित है, बना हुआ है। बनाया किसने? तो बात उठती है संविधान निर्माण। इस संविधान का निर्माण किसने किया? जवाब आएगा भाई संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा, यानी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठाई गई थी, इसने बनाया। अब अगर इसने बनाया है तो ये कहां से आई? तो ये भी तो एक जायज बात है कि संविधान सभा कहां से आई। तो देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा कि संविधान सभा जो है, इसकी अगर हम स्थापना की बात करें, संविधान सभा की स्थापना, और ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान सभा की स्थापना कैसे हुई या किसके द्वारा हुई। तो याद रखना, संविधान सभा की जो स्थापना थी वो कैबिनेट मिशन द्वारा। किसकी स्थापना? संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन द्वारा। यानी कैबिनेट मिशन ने जो सिफारिशें दी उसके आधार पर संविधान सभा बनाई गई। अब मूल बात आती है आज संविधान सभा में कैबिनेट मिशन की। देखिए, पहले हम एक बात समझते हैं। वैसे आप सब जानते हैं हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, यानी इससे पूर्व हमारा देश जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम था, यानी हम आजाद नहीं थे। आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। कैबिनेट मिशन उससे पहले का है, तो जाहिर तौर पर है कि ये ब्रिटिश सरकार के सहयोग से ही ऐसा कुछ हुआ होगा। तो क्या है वो हम देखेंगे कि आज कैबिनेट मिशन क्या है। आज हमारी मेन बात यही रहेगी, कैबिनेट मिशन। तो भाई हम सब टाइटल लगा लेते हैं, इसे चाहे हम उपशीर्षक कहें, कैबिनेट मिशन। ये हमारा अब सब टाइटल हो गया कैबिनेट मिशन। बहुत बार इसमें से सवाल आते हैं, याद रखना है भाई। सबसे पहली बात देखें, इस मिशन की स्थापना कब और किसने की, ये देखना है। इस कैबिनेट मिशन की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई। तो हम देखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 19 फरवरी 1946 को। यहां बहुत कंफ्यूज होता है, कई सारी गाइडों में या कई टीचर्स जो है इसे 1945 बताते हैं। आपको कंफर्मेशन के साथ ही याद रखना है 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन घोषित हुआ था। इसकी घोषणा सब पॉइंट में ध्यान में रखें, हुई कहां पर? लंदन में। की किसने? तो हम देखेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, और उस समय प्रधानमंत्री था एटली द्वारा। ये नाम ना बड़ा चर्चा में आया है, मजदूर पार्टी का नेता था ये, इसने विंस्टन चर्चिल को हरा करके ब्रिटेन की सत्ता प्राप्त की थी। और एटली ने ये घोषणा करी कि कैबिनेट मिशन जाएगा भारत संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। अब बात ये होती इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों था? क्योंकि इसका कारण था भाई, इस मिशन में सदस्य जो टोटल जो रखे गए थे ना, वो थे 3। कितने सदस्य थे? 3, और तीनों एटली के कैबिनेट के मेंबर थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। अब तीनों के नाम भी याद रख लेना है, पूछा जा सकता है भी, और इनमें से सवाल बनता भी है। पहला जो इसका सदस्य था वो था पैथिक लॉरेंस। देखिए, वैसे तो बहुत सारी किताबों में सर पैथिक लॉरेंस लिखा मिलता है, लेकिन आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, हमने उपाधियों का निषेध कर रखा है।
इसलिए सर पैथिक लॉरेंस के बजाय हम लिखेंगे सिर्फ पैथिक लॉरेंस। ये इस मिशन का अध्यक्ष भी था और पहला सदस्य भी था। टोटल 3 मेंबर थे अध्यक्ष के से 1+2। तो पहला पैथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष था। दूसरा एवी अलेक्जेंडर, ये दूसरा मेंबर था एवी अलेक्जेंडर। और तीसरा जो मेंबर था वो था स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स, चिप्स नहीं क्रिप्स। तो ये हो गया तीसरा मेंबर। 3 आदमी हो गए भाई। कौन कौन से? नंबर 1 पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष है, नंबर 2 एवी अलेक्जेंडर जो इसका सदस्य था, नंबर 3 स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 लोगों का मेंबर्स का जो दल था वो कहलाया कैबिनेट मिशन। अब सवाल ये उठता है भाई, ये 19 फरवरी 1946 को बना, एटली द्वारा लंदन में बनाया गया, इसमें 3 लोग थे। अब ये भारत कब आया? तो इसके डेट आपको याद रखनी है। ये आया 24 मार्च 1946 को भारत आया। कौन? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। अब हम जरा ये देखते हैं, उस समय देखो ये सुबगाहट तो शुरू हो गई थी कि भारत आजाद होगा। हम सब जानते हैं देश आजाद होने के कगार पर खड़ा था। आजाद हिंद फौज के जो लोग पकड़े गए थे उनके ऊपर दिल्ली लाल किले में मुकदमा चल रहा था, जिसके कांग्रेस ने पैरवी की थी और ये कहा था कि इन्हें मुक्त कर दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का संग्राम चला रही थी, लेकिन एक दूसरा धारा भी भारत में था, मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग के जो समय नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो चाहते थे कि उनकी पार्टी को एक अलग देश दे दिया जाए। इसलिए कैबिनेट मिशन जब पहुंचा था तो हालात बड़े भारत में विषम थे, खराब थे। स्थितियां जो थी वो बिल्कुल विपरीत थी, बिगड़ी हुई थी। फिर भी मिशन ने अपना काम किया। अगला इसमें पॉइंट जो है आप ध्यान में रखेंगे, कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को 16 मई 1946 को रिपोर्ट दी। इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार करी और 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट जो थी वो प्रकाशित कर दी, मीडिया में घोषित कर दी। रिपोर्ट की खास बात क्या थी? खास बात यही थी, संविधान सभा का निर्माण। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी। इसने कहा कि कैसे भी करके भारतीय राजनीतिक दलों को अपने आपसी मतभेदों को मिटा करके संविधान सभा का निर्माण करना ही पड़ेगा। तो ये था संविधान सभा का निर्माण। इसकी सिफारिश इस आयोग ने की और इस आयोग की हमने डिटेल देख ली। 19 फरवरी 1946 को आयोग घोषित हुआ, 3 सदस्य थे। 24 मार्च 1946 को ये भारत आया। रिपोर्ट कब दी? 16 मई 1946। तो यहां तक तो सबको स्पष्ट होना चाहिए। अब आयोग ने जो रिपोर्ट दी उसमें यह था कि संविधान सभा का चुनाव हो। संविधान सभा का क्या हो? चुनाव। तो संविधान सभा का अब हम देखेंगे चुनाव। वोट पड़े संविधान सभा के, तो वोट कैसे पड़े, किसने डाले और उनकी क्या स्थिति रही वो देखेंगे। चुनाव में सबसे बड़ी बात होती है प्रणाली क्या थी भाई। इसे आप लोग पद्धति भी कह सकते हो, मेथड। चुनाव हुआ कैसे, तो हमें ध्यान में रखना है चुनाव की जो प्रणाली थी वो थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान में रखिएगा।
चुनाव की प्रणाली क्या थी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये प्रणाली आज भी भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में इस्तेमाल होती है। इसी मेथड से संविधान सभा का चुनाव हुआ। अब बात आता है निर्वाचक मंडल, मतलब वोट किसने डाले? भाई तब तो हम गुलाम थे, हर भारतीय को पता ही नहीं था वोट क्या होता है। वोट दिए किसने? तो हमें ध्यान में रखना है, वोट दिए थे प्रांतीय विधान परिषद सदस्यों द्वारा। ब्रिटिश भारत में छोटे छोटे प्रांत बांट रखे थे इन्होंने, तो इन प्रांतों में अपनी अपनी विधान परिषदें चलती थी और प्रांतीय विधान परिषद के जो सदस्य थे उनके द्वारा इसे चुना गया, वोट डाला गया। तो वोट किसने दिया? प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों द्वारा दिया गया। प्रणाली क्या थी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी। अब सवाल ये उठता प्रांत कितने थे? तो भाई टोटल जो थे प्रांत 11। प्रांत कितने थे? 11। इसके अलावा चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र थे 4। ये वैसे ही थे जैसे आजकल केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, और हम लोग ना इन्हें हमेशा शॉर्ट में कहेंगे सीसीए, चीफ कमिश्नरेट एरिया। तो सीसीए टोटल कितने थे भारत में? 4। प्रांत कितने थे? 11। इन सब में विधान परिषदें थी, इनके सदस्यों ने वोट डाला और चुना किसे? संविधान सभा के सदस्य। अब इसके बाद ध्यान में रखिएगा ये चुनाव हुआ कब था संविधान सभा का? तो चुनाव में याद रख लीजिएगा जून व जुलाई 1946 को। इन 2 महीनों के अंदर अंदर पूरे चुनाव संपन्न हो गए थे। जून व जुलाई 1946 को इन 2 महीनों में संविधान सभा के चुनाव हो गए, यानी संविधान सभा जो थी वो बन चुकी थी। तो कैबिनेट मिशन खत्म है। इसकी मेन बातों को हम दोबारा से एक बार अपने दिमाग में रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, ये मिशन एटली ने घोषित किया था। इस मिशन की घोषणा 19 फरवरी 1946 को लंदन में हुई थी। इसमें 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स और सर पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। ये मिशन इसलिए कैबिनेट मिशन कहलाया क्योंकि इसके सभी सदस्य एटली के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ये मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया और इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो तैयार करी और उस रिपोर्ट के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। वोट प्रांतीय विधानसभा या विधान परिषदों के सदस्यों ने दिया। चुनाव कब हुए? जून और जुलाई 1946। तो कैबिनेट मिशन खत्म है, इसने अपना काम किया, ये मिशन चला गया, अब बन गई संविधान सभा। अब हम इसमें देखेंगे संविधान सभा तो एक बन तो गई कि संरचना ये बनी, लेकिन कैसी बनी? क्या तो इसमें टोटल संख्या रही, कितने इसमें लोग रहे और किस पार्टी के ज्यादातर रहे, ये हमें देखना था। तो देखिए, जब हम संरचना की बात करते हैं तो राज्यों से सदस्य, राज्य कितने थे अभी बता चुका हूं, 11 प्रांत थे भाई, या राज्य थे। इन 11 प्रांतों से जो सदस्य थे, प्रांतों से जो चुनकर के जो सदस्य आए, उनकी तादाद थी 292। 292 सदस्य प्रांतों से। सीसीए से, सीसीए मतलब चीफ कमिश्नर क्षेत्र, इनसे जो सदस्य थे वो 4 थे। उसके अलावा देशी रियासतें भी थी भारत में। देशी रियासतें मतलब जब राजा महाराजाओं
क्षेत्र जो कि इनडायरेक्टली अंग्रेजों के अधीन था, राजा महाराजा अंग्रेजों के गुलाम थे, वो अपने क्षेत्र में अपना शासन चलाते थे, वहां जो है 93 सदस्य हैं। तो अब हम अगर इसकी समराइज करें कि कुल सदस्य कितने थे, तो भाई देखो ये आ गए 389 सदस्य। कुल कितने सदस्य आए? 389। प्रांतों से 292, सीसी क्षेत्र से 4, देसी रियासतों से 93, टोटल जोड़ लो 389 हो गए। ये थे संविधान सभा में सदस्यों की बात। अब यहां पर ना एक खास बात याद रख लेना चाहिए, इसे नोट डाल के लिख लें आप लोग, वहीं पर याद रखें अपने दिमाग में, बिल्कुल फिर फ्रेम करके दिमाग में रख लें कि मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग इसने चुनाव में भाग लिया था और मुस्लिम लीग के 73 सदस्य चुने गए। कितने सदस्य चुने गए? 73। इसी वजह से मुस्लिम लीग ने यह मान लिया था कि संविधान सभा में उसका वर्चस्व नहीं रहेगा। भाई रहना भी नहीं था, क्योंकि तो 25% से भी कम हो गए। तो अपनी इस हार को जिना बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे और आखिरकार मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार कर दिया। उसने कहा कि भाग नहीं लेंगे। तो ध्यान में रख लीजिएगा, मुस्लिम लीग ने चुनाव में भाग लिया था। कई ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें ध्यान रखना है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के चुनाव में भाग लिया था। उसके 73 सदस्य चुने भी गए थे, लेकिन उसने बैठक में भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसके सदस्य बहुत कम थे और अपनी हार को छिपाने का तरीका था उनके पास, कि उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। देखा कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटें प्राप्त हुई। कितनी सीटें? 73 और केवल 73 सीट्स मिलने के कारण मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया। इसके दौरान मुस्लिम लीग शासित प्रांतों के अंदर भयानक दंगे भड़के, जिनके शुरुआत कलकत्ता, जो कि तत्कालीन संयुक्त बंगाल की राजधानी थी, से हुआ। यानी बंगाल के कलकत्ता में मुस्लिम लीग ने दंगे भड़का दिए। कब? 16 अगस्त 1946 को। उसके बाद लगातार नौखाली में, बॉम्बे में, बिहार में, दिल्ली में दंगे भड़क उठे। आखिरकार भारत और पाकिस्तान के विभाजन की तैयारी कर ली गई और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही इस विभाजन से अंततः सहमत हो गए। तो आज हम पहले ये देखेंगे कि जब अंग्रेज भारत में थे तो भारत कैसा था, फिर उसका विभाजन जब किया गया तो विभाजन कब और कैसे और किस तरीके से किया गया। देखिए, पहले जरा हम ये देखते हैं, ये उस समय का समग्र भारत था जो अंग्रेजों के सीधा अधीन था। अगर हम इस भारत की बात करें तो आज हम कुछ बातें दिमाग में बिल्कुल फ्रेम कर लीजिएगा। पहली बात, यहां से शुरुआत करके अफगानिस्तान से और म्यांमार तक, यानी जिसे उस जमाने में बर्मा कहते थे, पूरा भारत था एक। दूसरी बात, ऊपर चीन और तिब्बत से शुरुआत करके और श्रीलंका के अंतिम हिस्से के छोर तक भारत फैला हुआ था। आपको एक बात याद दिला दूं कि अफगानिस्तान को भारत से काट के और बर्मा को काट के अंग्रेजों ने अलग पहले ही कर दिया था 1935 के अनुच्छेद अधिनियम में। जब अफगानिस्तान को अलग किया गया था तो भारत और अफगानिस्तान के विभाजन की ये जो रेखा खींची गई थी, ये रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के विभाजन के लिए खींची गई थी, उस जमाने में अंग्रेजों ने इस रेखा का नाम दिया डुरंड रेखा। क्या कहलाई गई ये रेखा? डुरंड रेखा, क्योंकि डुरंड नामक एक ज्योग्राफी का ज्ञाता था, उसने रेखा खींची थी। डुरंड रेखा के उत्तर पश्चिम में रह गया अफगानिस्तान और डुरंड रेखा के दक्षिण पूर्व में रह गया उस समय का भारत। दूसरा, अंग्रेजों ने तिब्बत और भारत के बीच में भी एक सीमा खींची थी।
उस दौर में ये जो सीमा खींची गई थी, जिसे मैं यहाँ इस रेड कलर से इंकित कर रहा हूं, ये रेखा अंग्रेजों ने खींची थी। इस रेखा का अंग्रेजों ने नाम दिया मैकमोहन रेखा। कोई मैकमोहन नामक अंग्रेज अधिकारी था जिसने ये रेखा खींची, इसलिए ये मैकमोहन रेखा कहलाई। तो भारत की सीमाएं उस समय तक निश्चित थी। भारत और तिब्बत के बीच में मैकमोहन रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा। आजकल हम इसे कहते हैं भारत और चीन के बीच, क्योंकि तिब्बत का चीन ने अधिग्रहण कर लिया है। अब बच गया पूरा अंदर का भारत। इस भारत में मैं पहले बता चुका हूं, उस समय कुल मिला के 11 प्रांत थे जो सीधे अंग्रेजों के कब्जे में थे। वो प्रांत जरा देखते हैं कौन कौन से थे। पहला भाई नंबर 1 है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था इसे। दूसरा प्रांत सिंध, तीसरा पंजाब, और याद रखिएगा पंजाब आज के जितना नहीं था भाई, ये मैकमोहन रेखा से शुरू करके और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तक फैला हुआ था। 2 हो गए, ये तीसरा पंजाब आ गया। चौथा है संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत को अगर आप देखेंगे तो आज का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आ जाता है। 5वां आया मध्य प्रांत। मध्य प्रांत दरअसल आज का हम मध्य प्रदेश कह सकते हैं। 6ठा आया बॉम्बे। ये बॉम्बे प्रांत या प्रेसिडेंसी कहलाता था। इसमें आज का महाराष्ट्र और अधिकांश तक गुजरात का हिस्सा शामिल है। पूरा मिला के इसे कुछ किताबों में मराठवाड़ा भी लिखा गया है, जो दरअसल गलत है। मराठवाड़ा हमने 1947 के बाद, आजादी के बाद इसे नाम दिया, पहले से बॉम्बे कहा जाता था। फिर आता है मद्रास। ये जो प्रांत था ये दक्षिण भारत में था। इसमें अधिकांश आज का कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का इलाका शामिल है। फिर ओडिशा, ये आज भी ओडिशा ही कहलाता है। बिहार, इसमें लगभग बिहार और झारखंड का हिस्सा है। बंगाल, उस जमाने में ये संयुक्त बंगाल था। इस बंगाल में भारत का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों शामिल थे। और 11वां और आखिरी राज्य था असम। कुल मिलाकर के हम इस नक्शे पे देखेंगे तो कितने राज्य पाए गए भाई? 11। कौन कौन से? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 1, सिंध 2, पंजाब 3, संयुक्त प्रांत 4, मध्य प्रांत 5, बॉम्बे 6, मद्रास 7, ओडिशा 8, बिहार 9, बंगाल 10 और असम 11। ये कुल मिलाकर के 11 संयुक्त भारत के प्रांत थे। अब आई बात 4 सीसीए क्षेत्र की। तो देखिए नक्शे में जगह कम है, इसलिए मैंने कोड लिखा है सीसीए 1, सीसीए 2, 3, 4। 1 मतलब ये इलाका, ये कहलाया बलूचिस्तान। सीसीए 2 ये एरिया, ये बिल्कुल छोटा सा अंदर राजस्थान का एक जिला मात्र आजकल ये अजमेर मेरवाड़ा, जैसे आजकल केवल अजमेर कहते हैं। सीसीए नंबर 3 दिल्ली, ये इलाका जो आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहलाता है। सीसीए 4 कुर्ग, ये आजकल कर्नाटक का हिस्सा था। ये 4 सीसीए क्षेत्र थे और 11 प्रांत थे। तो ये 15 टेरिटरी डायरेक्ट किसके अधीन थी? अंग्रेजों के। अब बच गए हिस्से। ये देसी रियासत थी जे&के, जम्मू कश्मीर। यहां बहुत सारी देसी रियासतें थी, 19 रियासतें, जिन्हें मिलाकर के बाद में राजस्थान बना था। यहां कुछ देसी रियासतें थी जूनागढ़ और सौराष्ट्र की एरिया में। यहां पर गोवा था जो पुर्तगालियों के कब्जे में था। यहां त्रावणकोर की, कोच्चि की और मैसूर की देसी रियासतें थी। यहां पर भी मध्य भारत में ग्वालियर और उसके आसपास का ये पूरा इलाका लगभग देसी रियासतों का था। और फिर आखिर में इधर देसी रियासतें थी जिन्हें आजकल हम मणिपुर त्रिपुरा कहते हैं। कुल मिलाकर के भारत में ये उस समय की स्थिति थी। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भारत पाकिस्तान विभाजन की बात आई तो विभाजन, ये जो विभाजन या जो बंटवारा था, ये विभाजन हुआ किसके द्वारा? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। किस आर्टिकल में विभाजन हुआ?
भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसकी डिटेल हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इस अधिनियम ने यह विभाजन किया, विभाजन घोषित हो गया। विभाजन करे कौन और किस आधार पर? तो इस अधिनियम में कहा गया कि जिन राज्यों की जनसंख्या 50% से ज्यादा मुस्लिम है वो सीधे पाकिस्तान को दे दिए जाए। जिन राज्यों की जनसंख्या 40% से ज्यादा मुस्लिम है उनका विभाजन कर दिया जाए और शेष भारत को सौंप दिए जाए। और देशी रियासतों को 3 अधिकार दिए गए। क्या क्या? या तो भारत में शामिल हो, या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और या वो स्वतंत्र रह जाए। कुल मिलाकर के अंग्रेजों ने भारत का पूरा नक्शा बिगाड़ने की साजिश रची थी कि 50% से ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य प्रांत पाकिस्तान को, 40% से ज्यादा वाले जो प्रांत थे उनका विभाजन शेष भारत को दे दिए जाए और देशी रियासतों को खुली छूट दे दी जाए कि वो आजाद रह सकते हैं, चाहे तो चाहे किसी में भी मिले। तो साजिशों का एक बड़ा दौर शुरू हो चुका था। उस दौरान अंग्रेजों ने भारत में एक अधिकारी भेजा, रेडक्लिफ। क्या नाम था उस अधिकारी का भाई? रेडक्लिफ। रेड से ही लिख रहे हैं इसे, रेडक्लिफ। ये जो रेडक्लिफ आया, इसे काम किया गया दोनों देशों का बंटवारा करने का। तो रेडक्लिफ ने किया क्या था, जरा ये देखते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पूरा का पूरा पाकिस्तान को दे दिया, क्योंकि यहां पर लगभग 67% मुस्लिम जनसंख्या थी। सिंध भी पूरा पाकिस्तान को चला गया, यानी 2 प्रांत पूरे पाकिस्तान को दे दिए। क्या क्या? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध। फिर बात आई भाई पंजाब की। पंजाब में लगभग 48% ही मुसलमान थे। तो रेडक्लिफ ने कहा कि पंजाब का बंटवारा होगा और उसने पंजाब के 2 टुकड़े कर दिए, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब। पश्चिमी पंजाब दे दिया पाकिस्तान को और पूर्वी पंजाब रह गया भारत में, जिसके आजकल हमने 3 राज्य बना रखे हैं, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। यानी रेडक्लिफ ने इसे यहां से काट दिया पंजाब को और सीमा बनाई ये पाकिस्तान की। ये जो मैं रेड कलर से इसे बना रहा हूं, देशी रियासतों की इधर पूरा सिंध दे दिया, ये पाकिस्तान के पास आ गया और सीसीए में से एक बलूचिस्तान मिल गया। ये टोटल मिला के क्या कहलाया भाई? पाकिस्तान। क्या क्या आया? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध पूरा, पंजाब आधा और बलूचिस्तान पूरा। अब इस तरफ आए, जब रेडक्लिफ साहब इस तरफ आए तो यहां पे भी देखो विभाजन बड़ा क्लियर सा था। बंगाल ऐसा प्रांत था जो जिसका बंटवारा होना था, इसे भी 2 टुकड़े कर दिए। पश्चिमी बंगाल भारत को और पूर्वी बंगाल दे दिया गया पाकिस्तान को, जो आजकल बाद में बांग्लादेश बना है। इसका इस तरह से रेडक्लिफ ने विभाजन कर दिया, बंगाल को इस तरह से काट दिया। अब मुद्दा उठा असम का। असम में मुस्लिम जनसंख्या जो थी वो लगभग 30 से 35% की टहलती थी, लेकिन जिन्होंने मांग की कि असम भी उन्हें सौंपा जाए, आखिरकार रेडक्लिफ ने एक नया फॉर्मूला दिया और कहा असम के अंदर जो है मुस्लिम बाहुल्य जो जिला है सिलहट, उसे पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। इस तरह से असम का ये जो जिला था सिलहट, ये भी पाकिस्तान को दे दिया भाई। और यहां पर भी रेडक्लिफ साहब ने एक लाइन खींच दी। इसीलिए याद रख लेना, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वो कहलाती है रेडक्लिफ लाइन। अब यहाँ पर ना कई महान लोग बड़ी गलतियां कर लेते हैं, सोचते हैं जी सर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो बड़ा खून खराबा हुआ था इसलिए इस लाइन को रेडक्लिफ लाइन दे दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये दरअसल रेडक्लिफ ने बंटवारा किया था, इसलिए रेखा क्या कहलाई? रेडक्लिफ लाइन। तो चलिए बात स्पष्ट है, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। क्या क्या मिला पाकिस्तान को जरा देखिए दोबारा से। सिंध मिला, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत मिले, 2 प्रांत हो गए, पंजाब आधा मिला, बंगाल आधा मिला, एक जिला मिल गया सिलहट और साथ में एक सीसीए क्षेत्र मिल गया बलूचिस्तान। अगेन रिपीट करें, 2 पूरे प्रांत उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध, 2 आधे प्रांत बंगाल और पंजाब, एक जिला असम और एक सीसीए क्षेत्र बलूचिस्तान।
यहां पर मैं आपको एक बात वैसे स्पष्ट कर दूं, इन दोनों को पाकिस्तान में मिलाने का बड़ा विरोध हुआ था। आज भी जब हम करंट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बलूचिस्तान बड़ा ज्वलंत समस्या का मुद्दा है, क्योंकि बलूचिस्तान के तत्कालीन जो लोग थे, जो बलूच थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में, अकबर बुगटीन का नेता था, उसने स्पष्ट शब्दों में कहा था, आई डोंट वांट टू गो इन पाकिस्तान। और फिर भी केवल मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर बलूचिस्तान पाकिस्तान को दे दिया गया। इसी तरह से उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में पठान ज्यादा रहते हैं। पठानों का जो समय नेता था खान अब्दुल गफ्फार खान, उसने भी कट्टर विरोध किया था पाकिस्तान के निर्माण का भी, और जब बन गया तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल करने का। फिर भी इसे शामिल किया गया क्योंकि नेहरू ने ये बहुत बड़ी भूल की थी। गफ्फार खान ने स्पष्ट कहा था कि ब्रिटिश सरकार के सामने वो विरोध करने को तैयार है, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि नहीं, हमने वादा कर दिया कि 50% से ज्यादा का क्षेत्र उन्हें दिया जाएगा, सो दे दिया गया। ये व्यापक भूल थी कांग्रेस में, जबकि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए। कुल मिला के फिर जो भी है, विभाजन हमारे सामने आ गया, और विभाजन के बाद आप लोग ये भी जानते हो कि सरदार पटेल ने बड़ी ही चतुराई और बड़ी ही मेहनत के साथ में तमाम देशी रियासतों को भारत में शामिल करवा दिया। हालांकि काफी कॉन्फ्लिक्ट भी रहे, ये रियासतें राजस्थान कहलाई, ये देशी रियासतें मिला के और थोड़ा बॉम्बे का इलाका लेके गुजरात बना लिया गया। ये वाली तो आराम से साउथ की आ गई थी। हैदराबाद ने बड़ी समस्या खड़ी की, काफी विरोध के बाद उसे भारत में शामिल किया गया, और जे ये सब भारत में शामिल कर दिए। कुल मिलाकर के ये आज का नक्शा बन गया भाई भारत। जो आज हमारे सामने मौजूद होता है वो ये मैप है, समुद्र से लेकर के हिमालय के बीच का। ये बांग्लादेश बीच में अलग हट गया, ये हमारे पूर्वोत्तर के राज्य, और इस तरह से भूटान से नीचे तक ये इलाका हमारे पास आ गया। नेपाल भूटान अलग रह गए, वो अलग ही देश कहलाए, और भारत का दो टुकड़ों में विभाजन हो गया, पाकिस्तान और भारत। ये कहलाया पश्चिमी पाकिस्तान और ये कहलाया भाई पूर्वी पाकिस्तान। भविष्य में 1971 को पूर्वी पाकिस्तान जो था वो विद्रोह करके और पाकिस्तान से अलग हो गया, और आजकल ये कहलाता क्या है, बांग्लादेश। इस तरह से ये भारत का उस समय का विभाजन था। हमने देखा कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, और इस भारत के विभाजन में पाकिस्तान को दो पूरे प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध, दो आधे, पंजाब का पश्चिमी भाग और बंगाल का पूर्वी भाग, एक सीसीए क्षेत्र बलूचिस्तान दे दिया गया, और एक जिला दिया गया असम राज्य का सिलहट। इस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान को मिले क्या, दो पूरे प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध, दो आधे प्रांत बंगाल और पंजाब, एक जिला सिलहट और एक सीसीए क्षेत्र बलूचिस्तान। ये विभाजन हमने देखा किया गया किस एक्ट के द्वारा था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। इस एक्ट के द्वारा जो है ये विभाजन किया गया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। खास बात याद रख लेना, इसमें से कई सवाल भाई बनते हैं, हमें ध्यान में रखना है। ब्रिटिश संसद द्वारा ये भारत के लिए पारित अंतिम अधिनियम है। ये हमें पक्का याद रख लेना है, इसमें बहुत बार सवाल आते हैं। याद रखिए ये आखिरी एक्ट है जो ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए पारित किया था। आखिरी था भाई, अंतिम था। दूसरी बात है, इस एक्ट का प्रस्ताव कब रखा गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिए 4 जुलाई 1947 को कब प्रस्ताव रखा गया, 4 जुलाई 1947 को। ये पारित कब हुआ, इसकी भी डेट हमें याद रखनी है। तो पारित हुआ 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को ये एक्ट पारित हो गया। तो याद रख लेना ये आखिरी एक्ट था भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा।
4 जुलाई 1947 को जो है ये प्रस्तावित किया गया, 18 जुलाई 1947 को ये पारित हो गया। खास बात क्या थी भाई? नंबर 1, भारत सचिव पद समाप्त। ये बात हमें याद रखनी है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक पद हुआ करता था भारत सचिव। यह पद इस अधिनियम द्वारा, इस एक्ट द्वारा खत्म कर दिया गया। दूसरी बात है वायसरॉय पद समाप्त। भारत में भाई जो वायसरॉय के जो पद थे वो भी समाप्त कर दिए गए, वो पद भी खत्म कर दिया गया। तो ये दोनों जो थे ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल में सर्वोच्च अधिकारी होता था भारत के संदर्भ में, और ये भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा प्रशासन अधिकारी होता। दोनों पद खत्म थे। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा, विभाजन कैसे हुआ ये मैं पहले बता चुका हूं। साथ में देशी रियासतों के बारे में क्या स्थिति थी वो यहां स्पष्ट की गई। तो याद रखिएगा, देशी रियासतों को जो है 3 अधिकार दिए गए कि उनमें से वो कुछ भी काम में ले लें। वो 3 जो अधिकार थे जो देशी रियासतों के लिए दिए गए वो क्या थे? पहला, या तो क्या हो जाए भारत में शामिल, या दूसरा वो कहां चली जाए? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में शामिल। अगर वो इससे काम में नहीं है तो फिर हम कहेंगे, या तीसरा भी कह सकते हैं, और तीसरा क्या था कि वो स्वतंत्र रहे। इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट था। ब्रिटिश सरकार की यह साजिश थी कि भारत बहुत सारे टुकड़ों में बट जाए। कई देशी रियासतों ने तो संविधान सभा में अपने सदस्य भेजे भी नहीं थे, इसी लालच में कि आखिरकार वो स्वतंत्र रह जाएंगे। तो 1947 की इस एक्ट की बात क्लियर हो गई। अब हम 2 विशेष बातें याद रखेंगे भाई, इनमें से बहुत बार सवाल आता है। हमने संविधान सभा की पूरी संरचना पढ़ ली है। इसमें हमने देखा कि टोटल जो सदस्य थे वो 389 थे। अब विभाजन हो गया भारत पाकिस्तान का, तो कुछ एरिया तो पाकिस्तान को दे दिए गए ना, सदस्य संख्या का क्या हुआ? तो इसमें याद रखना, विभाजन के बाद सदस्य संख्या, जब विभाजन हो गया तो उसके बाद सदस्य संख्या कितनी बची? पहले कितनी थी? 389, 389 ये पहले थे। विभाजन के बाद बची 299, 299। इसका अर्थ कम कितनी हुई भाई? 90 सीटें कम हो गई। ये तो कॉमन सेंस की सी बात हो गई ना कि 389 पहले थी और विभाजन के बाद 299 बची, तो मतलब 90 को हमने 90 को कम कर दिया। ये जो 299 थी इनका क्या था? तो राज्यों से, देखिए सीसीए क्षेत्र अब नहीं थे, सभी को राज्य बना दिया था। राज्यों से आए 229, 229। देशी रियासतों से यहां से आए भाई 70, तो टोटल हो गए 299। एक बात और यहां ध्यान में रखना है भाई, सर्वाधिक सदस्य, सबसे ज्यादा सदस्य किससे या कहां से आए? तो राज्यों की अगर हम बात करें सर्वाधिक सदस्यों के संदर्भ में, तो राज्यों में तो रहे सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत के लिए, कितने रहे? 55। और आप सब लोग ये भी जान लें, संयुक्त प्रांत ही आज का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है।
और आज भी आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जो है सीटें रखता है किसी भी मामले में। किसी भी चीज में भारत में किसी भी सभा की सीटों की बात करोगे ना तो सबसे ज्यादा याद रख लीजिएगा उत्तर प्रदेश ही रखता है। यहां भी यूपी की थी जो उस समय संयुक्त प्रांत था। फिर हम देखें देसी रियासतों में कौन था। तो भाई देसी रियासतों में सबसे ज्यादा थे मैसूर की। कितने सदस्य थे? 7। ये देसी रियासतों में सबसे ज्यादा थे। अब हमें कुछ खास बातें और ध्यान रखनी है। क्या क्या? हैदराबाद ये भारत की एक बड़ी देसी रियासत थी भाई। हैदराबाद रियासत का याद ये पूरा राज्य तेलंगाना। तो हैदराबाद का कोई सदस्य नहीं। हैदराबाद का जो शासक था निजाम, वो पहले चाहता था कि मैं पाकिस्तान में जाऊं। अब पाकिस्तान की कहीं कोई टेरिटरी टच नहीं थी, उसके चारों तरफ तो भारत फैला हुआ था। तो फिर आखिर में उसने कहा कि मैं तो स्वतंत्र रहूंगा और बड़ी मुश्किल के बाद जो है पुलिस कार्रवाई से हैदराबाद को शामिल किया जा सका। हैदराबाद ने देसी रियासत के तौर पर जो है अपना सदस्य संविधान सभा में नहीं भेजा था। ये सवाल भी आता है, याद रखिएगा कि किस देसी रियासत का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं था। किसका नहीं था? हैदराबाद का। दूसरी बात, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये याद रख लेना है, ये सवाल बार बार रिपीट होता है। तत्कालीन भारत का कौन सा बड़ा नेता संविधान सभा का सदस्य नहीं था? आपको तो थे उनके नाम नहीं याद रखने, 299 थे भाई, और उसमें सारे ही आ गए थे जो उस समय मुख्य थे। सिर्फ एक आदमी नहीं था, कौन? महात्मा गांधी। उन्होंने संविधान सभा में जाने से मना कर दिया था। तो इस तरह से हमारी संविधान सभा की संरचना समाप्त हो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो क्लास पसंद आई होगी। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही अपने अन्य मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए शेयर करें। आपकी जो भी राय या सुझाव है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और अगली वीडियो क्लास निश्चित रूप से देखें ताकि हमें संविधान सभा की कार्यवाही का पता चल सके।